नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में बोलते हुए ये बताया कि 31 मार्च 2026 तक भारत का जो नक्सलवाद है खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उन्होंने टारगेट लाइन रख दिया है और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अमित शाह ने जो ये बातें की और अपने जो उन्होंने पिछली सरकार से अपनी सरकार की तुलना की और तुलना के दौरान बताया कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से इन आतंकवाद हुआ चाहे वामपंथ आतंकवाद हुआ इसको डील किया। देखिए इसकी वजह है, पिछली सरकारें जो थीं वो नक्सलवाद को एक गरीबी, पिछड़ा, दलित और आदिवासियों की समस्या मानकर चल रही थी। उनके वो ऐसा सोच रही थी कि इनकी समस्याएं जो है वो पिछड़ेपन और गरीबी की वजह से थी। ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो 1947 में जब भारत अभी आज़ाद हुआ था, ये आज़ादी के पहले इससे कहीं ज़्यादा गरीबी थी उस समय। उस समय भूख से अकालें पड़ती थीं, लोग भूख से मर भी जाते थे, लेकिन कभी किसी ने बंदूकें नहीं उठाई। एकाध अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का पूरे देश में एक तरह से जिस तरह खूनी क्रांति शुरू हो गई थी, लोग अपनी अदालतें लगाते थे, लोग अपनी करेंसी चलाते थे, लोग अपनी एक तरह से स्टैम्प पेपर पर उनका अपना स्टैम्प पेपर जारी होता था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था, ये एक फंडिंग विदेशी फंडिंग पे चल रही थी और इसके लिए भारत में भी फाइनेंसर बैठे हुए थे। यानी पूरी तरह से सत्ता को चुनौती देने के लिए एक पैरेलल सरकारें चलाई जाती थी, जिसे पिछली सरकार एक गरीब, दलित, पिछड़ा और आदिवासियों की समस्या मानती थी। अगर आदिवासियों की समस्या होती तो ये पहले भी होती थी। जब अंग्रेजों के समय बहुत काफ़ी गरीबी थी, उस समय भी अगर ये लोग हथियार उठाकर और इस तरह के अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आमतौर पर भारत में अगर देखा जाए तो जो वामपंथ उग्रवाद और आतंकवाद ये 1975 के बाद ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने 1975 के बाद या 77 के बाद ये धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होती गई और इसमें कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग था और इसी को सरकार ने चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद उस टारगेट पर काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से आज नक्सलवाद खत्म हो गया या खत्म होने की कगार पर है। देखिए ऐसा तो ये कौन सी लड़ाई हो सकती थी कि किसी किसान के खेतों पर लाल झंडे गाड़ देना, उनके खड़ी फसलों को काट के लेकर चले जाना, उनकी बेटियों को अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उनकी लड़कियों को उठाने की चुनौती देना। ये कहीं से भी अगर ये गरीबी की लड़ाई नहीं थी, कहीं से भी ये दलित और पिछड़ों की लड़ाई नहीं थी। ये एक तरह से सुनियोजित आतंकवाद था जो अपने देश में एक पैरेलल सरकार या सत्ता पलट करके अपनी एक सरकार चलाने के लिए एक माध्यम था। ये बात समझने की थी और इसी चीज को सरकार ने समझा और सरकार ने एक नीतिगत बनाई और नीतियों पर काम करना शुरू किया, जिसमें वहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू हुए, उनके गरीबी को खत्म करने के लिए काम शुरू किए गए। जो जो उनकी ज़रूरतें थी, समस्याएं थी, मैं ये नहीं मानता हूँ कि समस्याएं नहीं थी, समस्याएं थीं, लेकिन समस्याओं को ढाल बनाकर गरीबों के हाथ में, जो मजबूर लोग थे, जो गरीब थे, जिनके पास बेरोजगारी थी, जिनके पास नौकरियां नहीं थीं, जो घर नहीं थे, जंगलों में वो भटकते रहते थे, ऐसे लोगों के हाथ में बंदूकें पकड़ा दी गई ताकि अपनी रोटी सेकई जा सके। इस तरह का एक कार्यक्रम चला और इसी कार्यक्रम को सरकार ने ताला लगा दिया, इसी कार्यक्रम को सरकार ने बंद करने का प्रयास किया और उन्होंने एक अंजाम भी दिया और उन्होंने इसी वजह से सरकार एक टारगेट भी रख पाई है कि 31 दिसंबर 2026 में हम नक्सलवाद को भारत से खत्म कर देंगे। गृह मंत्री ने बोलते हुए ये भी बताया कि जो धारा 370 की बात की गई थी कि लोग कह रहे थे कि धारा 370 कभी नहीं खत्म हो पाएगा, लेकिन उन्होंने हमारे पुराने जो बड़े नेता थे जो संविधान बनाने में अपना योगदान दिए थे, उनको दूरदर्शी बताया कि 370 में ही ये प्रावधान भी कर दिए थे कि इसे खत्म भी किया जा सकता है। और हमने वही चीज़ों को विशेषज्ञों द्वारा पता किया और पता करने के बाद हमने हमेशा के लिए 370 खत्म कर दिया। तो यही बात गृह मंत्री ने संसद भवन में कही और उन्होंने यही बात नहीं की, उन्होंने पूर्वोत्तर की बात यही की कि पूर्वोत्तर में आमतौर पर यही देखा जाता था कि ये कभी ना खत्म होने वाली समस्या है और ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। अलग अलग उग्रवादी गुट वहाँ पर काम करते थे, अलग अलग
जो लोग आतंकवाद थे, अलग अलग तरह के गुट थे जो आपस में भी लड़ते रहते थे और भारत सरकार को भी चुनौती देते थे। वो नारकोटिक्स का काम करते थे, बाहर से नशीले पदार्थ, हथियार और ड्रग्स वगैरह का सप्लाई करते थे जी। और सरकार ने इनको भी चिन्हित किया और जो उनके फाइनेंसर थे उनको भी खत्म किया। जो हवाला के द्वारा जिस माध्यम से पैसा आता था उस सप्लाई लाइन को भी रोका। और धीरे 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 उनके पास जब सोर्सेस कमी होती गई, जब उनके पास धन की कमी होने लगी, तो धीरे धीरे उनके लड़ाई भी कमजोर पड़ने लगी और वो सिमटते हुए कुछ जिलों में आकर रह गए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पिछली जो सरकारों की नीतियां थी वो इमोशनली इसको डील करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वहाँ पे गरीबी को ख़त्म कर दिया जाएगा, वहाँ पर विकास के काम शुरू कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो समस्या, उग्रवाद की समस्या थी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बात सही थी, लेकिन वो आप देखे होंगे कि जहाँ पर सड़कें बनती थी तो ये उग्रवादी वहाँ पर भी हमला कर देते थे और वो जो विकास के काम होते थे उसको बाधा डालते थे, मोबाइल टावर उड़ा देते थे, जो स्कूल खुला सरकार खोलती थी वहाँ के शिक्षकों को मार देते थे और स्कूलों को भी जमींदोज कर देते थे, बमों से उड़ा देते थे। इस तरह की ऐसे लोग जो, जब सरकार वहाँ पर डेवलपमेंट की काम करना चाहती थी, अगर ये लोग उसको काम को रोकना चाहते थे तो इसका मतलब ये ऐसे तत्व थे जिन्हें विकास से कोई मतलब नहीं था। ये ऐसे तत्व थे, वो चाहते थे कि यहाँ पर गरीबी रहे, यहाँ पर समस्याएं बनी रहे, ताकि उनकी जो रोटी दाल का व्यवस्था होते रहे। और कभी कभी तो ऐसे भी देखने में आया कि जंगलों में जब कभी सुरक्षा बल जाकर वहाँ कार्रवाई करते थे तो जो आतंकी लोग थे वो भाग जाते थे, खासतौर पर जो वामपंथ नक्सलवादी लोग थे वो भाग जाते थे। लेकिन जब वहाँ पर देखा जाता था तो जो वहाँ पर ऐसे ऐसे वाटर बोतल मिलते थे जो आमतौर पर 5 स्टार होटलों में चलने मिलता है, ये तो वैसे पानी वो पीते थे, जंगलों का पानी भी नहीं पीते थे। तो ऐसे लोग एक तरह से गरीब जो कमजोर लोग थे उनको हाथों में बंदूक पकड़ाते थे और उन्हें मरने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे खड़े कर देते थे। तो सरकार ये सभी समस्याओं को समझी और सरकार धीरे 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 करके इसे इमोशनली भी डील किया, इसे आर्मी के द्वारा भी डील किया, यानी सुरक्षा बलों ने अपने हिसाब से डील किया। सुरक्षा बलों को भी गोला बारूद, हथियार और उन्होंने सुरक्षा टीम, कई तरह के बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलीकॉप्टर्स, रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरा वगैरह सब कुछ उन्होंने दिया उनको, ताकि इनको अच्छी तरह से डील किया जाए। ड्रोन की मदद ली गई। तो यानी सरकार ने टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया, एआई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया, इनके रिसोर्सेज को भी रोका, वहाँ विकास के कार्य भी चलाए। यानी कुल एक तरह से सभी चीज़ों को एक तरह से पैरेलल चलाया गया, जिसकी वजह से उग्रवाद खत्म हो गए। मजे की बात आप बिहार में भी देखे होंगे, चाहे बंगाल में देखे होंगे, कि ये जो वामपंथ आतंकवाद था ये गरीबी को खत्म करना नहीं चाहती थी। वो गरीबों को एक ढाल बनाकर उनके कंधे में बंदूक रखकर और सत्ता पाना चाहती थी। यही हो रहा था, बिहार में भी हो रहा था, चाहे बंगाल में भी हो रहा था। किसानों को, जो खड़ी फसलों को जबरदस्त बंदूक के बलों पे काट ली जाती थी, उनके खेतों पर लाल झंडे गाड़ दिए जाते थे, उनके बहू बेटियों को उठा लिया जाता था उनके साथ। मतलब अब छोटे से किसान जो, वो कौन सा उद्योगपति थे? आखिर आप उनको उनके जमीनों से बेदखल करके आप कौन सा क्रांति लाना चाहते थे? जाहिर सी बात है कि आप एक डर का माहौल पैदा कर रहे थे ताकि लोग यहाँ से पलायन करने में मजबूर हो जाएं और हम अपने हिसाब से यहाँ का सत्ता चलाएं। और इसकी वजह से बिहार में खून खराबे भी हुए हैं। बिहार में जो नरसंहार हुए या जो खून खराबे, ये जातीय नहीं थी, ये एक तरह से ये उग्रवादी वाली वामपंथ उग्रवाद का ही नतीजा था कि यहाँ पर नरसंहार हुआ। ये सभी लोग जानते हैं और अब उस समय शायद न जानते, उसे जातीय रंग देने की पूरी कोशिश की गई थी, इसे वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये बातें समझ में आई, लोग ये बात समझने लगे, तो धीरे धीरे यहाँ पर नक्सलवाद भी खत्म हुआ, नरसंहार भी खत्म हो गया, जातीय उन्माद में भी कमी आ गई। यानी ये टोटल जितने ये जो ड्रामा चलाया गया था, ये सत्ता का खेल था। जैसे जैसे वामपंथ उग्रवाद कम हुआ, उस एरिया में डेवलपमेंट होने लगी। वहाँ पर अब बिहार में ही देखिए, बिहार में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। आज अगर हम देखा जाए तो
एक जमाने में बिहार में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगती थी, आज गैस पाइपलाइन के द्वारा गैस आ रही है। जिस तरह पानी का पाइप सप्लाई आता है उस तरह गैस का सप्लाई आ रहा है। तो इतना डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, यानी आप खुद कल्पना नहीं किया जा सकता। अगर हम पीछे के 10-15 साल के दौर देखें और आज का दौर देखें तो काफी जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बातें वहां के आम लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, या मैं बंगाल की बातें कर रहा हूँ, मैं बिहार की बातें कर रहा हूँ, उड़ीसा में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चली जाइए, या आंध्र प्रदेश में चले जाइए, जहां पर उग्रवाद था आज वहां पर डेवलपमेंट है, वहां पर पूंजी निवेश आ रहे हैं, वहां पर तरक्की हो रही है। तो कुल मिलाकर ये बातें आप सरकार ने, वही अमित शाह ने संसद भवन में बोला कि ये नक्सलवाद की जो समस्या थी, यानी जो वामपंथ उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, ये एक तरह से सुनियोजित कार्यक्रम था, ये प्रायोजित कार्यक्रम था जो विदेशी फंडिंग पर चल रही थी। अभी जो अमेरिका ने जो फंड रोका है उसका भी असर काफी पड़ेगा और बहुत सारे लोगों की कमर टूटेगी। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि पंजाब बॉर्डर पर किसान 1 साल से बैठे हुए थे, पंजाब सरकार ने बुलडोजर लगाकर उसे गिरा दिया, लेकिन ना ही वहां पर योगेंद्र यादव पहुंचे, ना वो मलिक साहब पहुंचे, और ना ही कोई भी ऐसे जो पिछले जो बॉर्डर पर किसान दिल्ली बॉर्डर तक आ गए थे, वो सारे चेहरे आज दिखाई नहीं दिए। साफ बात पता था ट्रंप आ गए हैं, फंडिंग रुक गई है, और फंडिंग रुकते ही धीरे धीरे व्यवस्थाएं भी सिकुड़ने लगी। यानी ये सब प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा था, और ये चीज भारत में आज से नहीं चल रहा था, ये दशकों से चल रहा था। और आज इसी को सरकार ने समझा, सरकार ने कुछ कूटनीति का इस्तेमाल किया, कुछ ताकत का इस्तेमाल किया, कुछ पैसों का इस्तेमाल किया, और धीरे धीरे भारत से आतंकवाद उग्रवाद अब खत्म हो रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे फिर हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।